हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी। तो ये बेटा आज उत्थान की सीरीज का लास्ट लेक्चर है। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस सीरीज में। आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चंस ढूंढने में मेरी भी बहुत प्रैक्टिस हुई। तो बहुत मजा आया। उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया होगा, आप लोगों को भी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इस सीरीज से आपको कोई फायदा पहुंचा होगा। तो बेटा आज हम जो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आ जाओ, चलो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक को एनसीईआरटी में लिखा है, डेवलप करने वाली दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय कह रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय याद आ गया, बचपन से केंद्रीय विद्यालय बहुत में वो रहता था। चलिए, तो खादी विलेज कमीशन जो हैं वो, तो इसमें आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। चलिए, केंद्रीय विद्यालय। मार्क द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू एनपीवी। ओके, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये एनपीवी है क्या। एनपीवी के फुल फॉर्म आप सारे लोग वैसे जानते ही होंगे। इट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो कि एक तरह का बैक्यूलोवायरस है, जो कि एक तरह का बैक्यूलोवायरस है। ठीक है बेटा, तो इस वायरस को हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्यूलोवायरसेस जो हैं उनका एक जीनस, बैक्यूलोवायरस का एक एग्जाम्पल है एनपीवी वायरस, दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अब ये वायरसेस बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होते हैं और उनके बारे में खास बात क्या है कि ये बहुत ही स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये नुकसान किसको पहुंचाते हैं? ये नुकसान पहुंचाते हैं कुछ सर्टन आर्थ्रोपोड्स को, यानी कि कुछ सर्टन इंसेक्ट्स को। और इंसेक्ट्स में भी सारे इंसेक्ट्स को नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक स्पीशीज को, यानी कि ये फिशेस को, बर्ड्स को, मैमल्स को, ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये केवल अपनी टारगेट स्पीशीज को, जो टारगेट इंसेक्ट्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? ये नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या होते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ये बहुत सारे लोगों पर असर नहीं डालते, बहुत सारी स्पीशीज पर असर नहीं डालते, बहुत ही स्पेसिफिक हैं, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम है, सिर्फ अपने टारगेट स्पीशीज पर ही असर डालते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, ये दोनों इनके बारे में प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, नैरो स्पेक्ट्रम एंड स्पीशीज स्पेसिफिक। तो आ जाइए देखते हैं, इसमें ऑड वन आउट हमें निकालना है। क्या ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं? बिल्कुल, ये वायरसेस हैं और वायरसेस के पास होता ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन। तो यानी कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं। हाँ, इनमें न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। क्या ये बायो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करते हैं? हाँ। क्या ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं? हाँ। क्या ये नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड होते हैं? हर्बिसाइड का मतलब होता है प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले, अनवांटेड वीड्स को नुकसान पहुंचाने वाले। नहीं, ये वीड्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पहुंचाते हैं इंसेक्ट्स को। तो ये गलत हो गया बात, तो आंसर हो जाएगा 1। यहां पे क्या लिखा होना चाहिए था? नैरो स्पेक्ट्रम बायो इंसेक्टिसाइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लेडी बर्ड बीटल इज यूजफुल इन द कंट्रोल ऑफ। आप सब जानते हो लेडी बर्ड जो है वो भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है, और वो किसको कंट्रोल करता है? एफिड्स को। एफिड्स को कंट्रोल करता है, राइट। यहां पर आंसर हम यहां जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन द राइस फील्ड। चावल के खेतों में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला कौन सा नाइट्रोजन फिक्सर है? यह क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है, तो इसका आंसर होगा ओलोसीरा। क्या होगा बेटा? ओलोसीरा। ओलोसीरा जो है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, और अक्सर ये चावलों के खेतों में पाया जाता है फ्री लिविंग कंडीशंस में। तो ये कैसा नाइट्रोजन फिक्सर है? ये एक
फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, मतलब ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है फ्री लिविंग कंडीशंस में, लेकिन पाया ये अक्सर जाता है राइस फील्ड्स में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। चलिए, फ्रैंकिया आप जानते हो, फ्रैंकिया एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। किसके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है? कैसयूराइना और एल्नस प्लांट्स के साथ। आगे चलते हैं। Which of the following microbe is used for ripening of Swiss cheese? आप जानते हो चीज भी दो तरह की होती है, स्विस और रॉकफोर्ट। रॉकफोर्ट चीज को बनाने वाली फंजाई होती है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो स्विस चीज होती है उसको बैक्टीरिया बनाता है, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मेनाए। चलिए, अब कई बार बच्चे सोचते हैं, नहीं ठीक है, क्लियर है, जो रॉकफोर्ट चीज को बनाता है वो कौन है? फंजाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। तो ध्यान रखना, ओके, जो रॉकफोर्टाई चीज होती है उसको फंगस बनाती है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, और जो स्विस चीज होती है उसको बैक्टीरिया बनाता है, प्रोपनियोबैक्टीरियम। चलिए नेक्स्ट, हमें यहां पे मैच द कॉलम करना है। आ जाइए कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है? हम सब जानते हैं एस्परजिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाता है, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है। सो ऑब्वियसली 2 1 4 3, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2 1 4 3। सो 2 विल बी द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन नीट में काफी आते हैं। चलिए नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं उनकी वजह से ऑयल के स्टेन्स चले जाते हैं, तो उनमें ऐसा क्या होता है? उनमें एंजाइम्स होते हैं, और उस एंजाइम का नाम है लाइपेजेस। ध्यान रखना बेटा, डिटर्जेंट में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेसेस। और ये लाइपेसेस हमें मिलते कहां से हैं? ये लाइपेसेस हमें फंजाई से मिलते हैं, एस्परजिलस फंजाई से। आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। लाइगेजेस तो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं, ये भी एक एंजाइम है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, राइट। प्रोटी ह्यूमन बॉडी या लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है, आप कह सकते हैं। प्रोटीएसिस और पेक्टिनेसिस, ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं इन बॉटल्ड जूसेस। आप देखते हो बॉटल में बंद जो जूसेस आते हैं वो एकदम साफ सुथरे से होते हैं, है ना। तो बॉटल्ड जूसेस जो होते हैं उनको क्लियर अप करने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए उनमें कौन से एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं? प्रोटीएजेस और पैक्टिनेसेस। चलिए, select the microbe which is the source of clot buster enzyme. This is important. Clot buster, क्लॉट बस्टर मतलब जो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं हमारे ब्लड में उनको बस्ट कर दे, उनको खत्म कर दे, उस क्लॉट बस्टर एंजाइम का नाम क्या होता है? वो क्लॉट बस्टर एंजाइम आप जानते हो बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये क्या करता है? ये क्लॉट को घोल देता है, खत्म कर देता है, और इसे बनाने वाला कौन है? इसे बनाने वाला एक बैक्टीरिया है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 4। तो हम कहेंगे सेलेक्ट द माइक्रोब जो क्लॉट बस्टर का सोर्स है। तो क्लॉट बस्टर का सोर्स कौन है? क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स है बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए नेक्स्ट, एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज इन ऑर्गन प्लांट ट्रांसप्लांट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए आप सब जानते हो हम इस्तेमाल करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। और ये किससे मिलता है? ध्यान रखेंगे, ये हमें एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक आध क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, हद हो गई तो 3 आ जाएंगे, पर 1 या 2 की प्रोबेबिलिटी रहती है, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन है? साइक्लोस्पोरिन ए। मिलता कहां से है? एक फंजाई से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ मोनास्कस परप्यूरियस। अब जो मोनास्कस परप्यूरियस है ये भी हमारी फंजाई है, ये भी हमारी फंजाई है, एक तरह का फॉल्स ईस्ट है ये। तो ये जो फंजाई है इससे क्या बनाया जाता है? इस फंजाई से बनाया जाता है आपका स्टैटिन्स। क्या बनाए जाते हैं बेटा? स्टैटिन्स, ध्यान रखना। तो स्टैटिन्स का काम क्या होता है? स्टैटिन्स हमारे ब्लड में कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करते हैं, यानी कि स्टैटिन्स किसकी तरह इस्तेमाल होते हैं? कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करने के लिए। और किससे मिलते हैं? फंजाई से।
तो यहाँ पे ब्लड कोलेस्टेरॉल लोवरिंग एजेंट आ जाएगा। एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह काम करता है। जो ये स्टैटिन्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो एंजाइम कोलेस्टेरॉल को बनाते हैं, उन एंजाइम के साथ कंपटीशन दिखाते हैं स्टैटिन्स, और उन्हें अपना काम नहीं करने देते हैं, इसलिए कोलेस्टेरॉल बनता नहीं है और हमारे ब्लड में कोलेस्टेरॉल का लेवल कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन, नाइस। बैक्यूलोवायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक, हाँ हमने अभी बात करी है। It is very common in root ecosystem and effective against several plant pathogens. ये कह रहा है कि बैक्यूलोवायरसेस जो हैं वो अक्सर हमें रूट इकोसिस्टम में दिखते हैं और बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस पर असर डालते हैं। तो ये नीचे वाली बात थोड़ी गलत हो गई है, क्योंकि रूट इकोसिस्टम्स में हमें अक्सर ट्राइकोडर्मा फंगस दिखाई देती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है कि जो फंजाई है ट्राइकोडर्मा, वो रूट इकोसिस्टम में बहुत कॉमन है, यानी कि रूट्स सॉइल में बहुत देखने को मिलती है, रूट इकोसिस्टम में बहुत कॉमन है। और ये ट्राइकोडर्मा प्लांट्स को हेल्प करती है बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेंस से लड़ने में। तो नीचे वाली बात गलत हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, द वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया। तो यहां से शुरू हो जाते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस। ओके, चलिए आ जाइए। ये कह रहा है जो मेडिसिनल प्लांट है रोवोल्फिया, उसमें जो रेजरपाइन का कंटेंट होता है, आप जानते हो रोवोल्फिया जो प्लांट है उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम रेजरपाइन के नाम से जानते हैं, राइट। तो वो कह रहा है कि कितना अमाउंट रेजरपाइन का मिलता है वो डिफरेंट होता है रोवोल्फिया के जो है इसमें जीनस के अंदर। तो ये कैसी डाइवर्सिटी कहलाती है बेटा? ये कहलाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। विद इन द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशी के अंदर अलग अलग मेंबर्स में जो रेजरपाइन का कंटेंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अगर बहुत सारी स्पीशीज के बीच में बात हो रही है, अगर एक ही स्पीशी की बात हो रही है, मतलब आप समझो कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स हैं, एक ही स्पीशी, आप अच्छे से जानते हो, आपने क्या पढ़ा हुआ है, लिविंग वर्ल्ड पढ़ा हुआ है, आप जानते हो जीनस क्या होता है और स्पीशीज क्या होती है। एक ही स्पीशी के अंदर अगर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। अगर बहुत सारी स्पीशीज के बीच में देखने को मिलती है तो वो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। और अगर हम पूरे एक बड़े लेवल पर बात करें, बड़े इकोलॉजी की बात करें, तो वो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। तो एनसीईआरटी में तीनों ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी में उसने मैंगो का एग्जाम्पल दे रखा है, राइस प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है और रोवोल्फिया का एग्जाम्पल दे रखा है। स्पीशीज डाइवर्सिटी में उसने एग्जाम्पल दे रखा है वेस्टर्न घाट्स का, कि वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है अमंग डिफरेंट एम्फीबियन स्पीशीज। आप जानते हो बहुत सारी एम्फीबियन स्पीशीज होती हैं, तो बहुत सारी एम्फीबियन स्पीशीज के बीच में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कह रहे हैं। और फिर आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम पूरे कंट्री लेवल पर बात करें, जैसे इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक नॉर्वे। तो ये हो गई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, चलिए कम्युनिटी लेवल पर बात करते हैं तो वो कम्युनिटी डाइवर्सिटी आ जाती है। इंडिया हैज -% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इंप्रेसिव। इंडिया जो है, इंडिया के पास मात्र 2.4% एरिया है पूरे वर्ल्ड की लैंड का। पूरे विश्व में जितनी भी जमीन है उसका केवल 2.4% हमारे पास है। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसमें से 8.1% बायोडाइवर्सिटी हमारा इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना है? 2.4% ऑफ ऑल द टोटल लैंड प्रेजेंट ऑन अर्थ। और हम कितना परसेंट बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं? 8.1%। एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, इसको हमें याद करना है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स।
देखो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उनमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है टेम्परेट एरियाज के कंपैरिजन में। तो इसका उन्होंने प्रॉपर रीजन दिए हैं, वो सारे रीजन आपको ध्यान से समझने हैं। पहला रीजन दिया है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पर सीजनल बदलाव इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन टेम्परेट एरियाज में सीजनल बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा कारण, ट्रॉपिकल एरियाज में जो क्लाइमेटिक डिस्टरबेंसेस होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन टेम्परेट एरियाज में डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पर ज्यादा स्पीसीएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंसेस नहीं है, तो स्पीशीज को पूरा टाइम मिलता है अच्छे से इवॉल्व होने का। तो नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा इवॉल्व होती है ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी कि स्पीसीएशन आपको ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज। फिर जो सोलर लाइट अवेलेबल होती है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज। तो ये सब कारणों की वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है टेम्परेट एरिया से। आ जाइए देख लेते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है हमें ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स को लेकर। Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification। ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो बहुत सालों तक अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्टरबेंसेस हैं वो टेम्परेट एरियाज में ज्यादा होती हैं, तो ट्रॉपिकल एरियाज में डिस्टरबेंसेस बहुत कम होने के कारण एवोल्यूशन को बहुत लंबा टाइम मिल गया और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व हुई ट्रॉपिकल एरियाज में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल एंड लेस प्रिडिक्टेबल देन टेम्परेट। ये स्टेटमेंट गलत है। जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होते हैं वो लेस सीजनल होते हैं। लेस सीजनल मतलब अभी मैंने आपको बताया कि वहां पे सीजन्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। जैसे आप देखते हो, जैसे हमारे देश में आप देख लो, बैंगलोर है, पुणे है, ये ट्रॉपिकल ज्यादा जो है इक्वेटर के नजदीक हैं, तो यहां पर मौसम सुहावना रहता है पूरे साल। ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज ठंड है या एकदम से बहुत जो है गर्मी हो गई। लेकिन जो इधर की तरफ हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ है वहां बहुत तेज ठंड होती है। तो ऐसे ही जो टेम्परेट एरियाज होते हैं वहां पे सीजनल वेरिएशंस, सीजन में बदलाव बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहां पे लेस आना चाहिए। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स में सीजनल वेरिएशन कम होती है, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होते हैं वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। प्रिडिक्टेबल मतलब जो चीज में बदलाव ज्यादा होते हैं हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते अब इसमें क्या बदलाव होगा। और जिस चीज में ज्यादा बदलाव होता ही नहीं है वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब हम उसे बता सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो आप ध्यान रखना कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, मोर प्रिडिक्टेबल, और टेम्परेट एरियाज लेस प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये गलत हो गया। There is more solar energy available which contributes to higher productivity। ये बात सही है। ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आ जाइए देख लेते हैं। गलत स्टेटमेंट तो केवल एक ही है, दैट इज ओनली बी। चलिए आगे चलते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं अमंग वेरी लार्ज एरियाज, हमें पता है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप की बात किसने की थी? वॉन हम्बोल्ट साहब ने की थी। उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाते हो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, लेकिन अप टू अ लिमिट। ठीक, चलिए, तो इन्होंने बोला था कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है उसकी ये कंडीशन होती है, राइट। तो यहां पे जो आप कह सकते हो Z होता है वो क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे Z क्या है, राइट। तो बेटा यहां पे Z क्या है? यहां पे Z है स्लोप, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ये अगर आप इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहो तो इक्वेशन क्या बन जाती है? log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। तो ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है जहां आप देख पा रहे हो कि जो स्पीशी डाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये जो Z है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्लोप या फिर रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि अगर हम
छोटे एरिया की बात कर रहे होते हैं, अगर हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो z की जो वैल्यू आती है वो 0.1 से 0.2 के बीच में आती है। यानी कि ये वाला कब आता? जब हम एक कंट्री की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक बहुत बड़े एरिया की बात कर रहे होते हैं, जैसे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, तो वहां पे z की वैल्यू वेरी करती है 0.6 से 1.2। तो वहां पे 0.6 से 1.2, ये ध्यान रखना। तो पूरे कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे, सपोज हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो 0.6 से 1.2। एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो z की वैल्यू है किसी कंट्री के लिए 0.1 से 0.2 होगी रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एनसीईआरटी की लाइन है, फिर से ध्यान से सुनो। द वैल्यू ऑफ z फॉर अ स्मॉल एरिया फॉर अ कंट्री वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब वो कोई भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो सकती है। मतलब अगर मैं बात करूं चिड़ियों के बारे में, जो चिड़िया की, बर्ड्स की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, उसके लिए z की वैल्यू सपोज किसी कंट्री में 0.1 है, एक्स कंट्री में। वाई कंट्री में मैं कह रही हूं कि जो एम्फीबियंस की स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो 0.12 है, राइट। तो समझो बात को, चाहे आप किसी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहे हो, आप बर्ड्स की बात कर रहे हो, आप मैमल्स की बात कर रहे हो, आप एम्फीबियंस की बात कर रहे हो, सबके लिए, किसी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए z की वैल्यू 0.1 से 0.2 आएगी, और पूरे कॉन्टिनेंट के लिए z की वैल्यू 0.6 से 1.2 आएगी। जैसे एनसीईआरटी में एक डेटा दे रखा है फ्रूगीवोरस बर्ड्स का, ऐसी बर्ड्स जो फ्रूट्स खाती हैं, उनकी डाइवर्सिटी पूरे कॉन्टिनेंट में 1.15, ये वाला जो डाटा है। चलिए नेक्स्ट, extinction of more than 200 species of cichlid fish in Lake Victoria was due to introduction of cichlid fishes जो होती हैं वो किसके इंट्रोडक्शन से मरती हैं? cichlid fishes नाइल पर्च, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन का, राइट। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करने पर इंडिजिनस किक्लिड फिशेस, 200 किक्लिड फिशेस वहां से चली गई, क्योंकि ये जो नाइल पर्च है ये कैसी स्पीशीज है? ये एलियन स्पीशीज है, जिसे हम एक्सोटिक स्पीशी भी कह देते हैं। और ये इस तरह की स्पीशी होती हैं जो किसी एरिया में जाकर वहां के जो पहले से रह रहे स्पीशीज हैं उनको वहां से हटा देती हैं। जैसे अफ्रीकन कैटफिश का एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी का साइंटिफिक नाम होता है क्लैरियस। ये जो साइंटिफिक नाम लिखा है ये इसी का नाम है। तो अफ्रीकन कैटफिश और जो क्लैरियस फिश है उसको कहां इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडिया में। तो यहां की जो कैटफिशेस हैं उसको इसने हटा दिया था। इसी तरह लैंटेना भी एक एलियन स्पीशीज है। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमें इसमें से इनकरेक्ट मैच बताना है। अरावली हिल्स गुजरात में है? नहीं, अरावली हिल्स तो राजस्थान में है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे सेक्रेड ग्रूव्स के एग्जाम्पल हैं जो इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब ऐसे इलाके जहां पर इंसानी कार्यवाही नहीं होती है, राइट। और ये इन सीटू कंजर्वेशन का तरीका है। तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय में है, सरगुजा चंदा बस्तर मध्य प्रदेश में है, और वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका और महाराष्ट्र में है। चलिए, strict protection of biodiversity hotspots could reduce ongoing mass extinction by, देखो जो हॉटस्पॉट्स हैं आप जानते हो कितने हॉटस्पॉट्स हैं अभी? देयर आर 34 हॉटस्पॉट्स इन होल वर्ल्ड, जिसमें से अकेले इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं आप जानते हो? अकेले इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं। हमारी हिमालयन रेंज, राइट, हमारा जो हम इंडो बर्मा के साथ ऊपर वो करते हैं, बर्मा के साथ शेयर करते हैं, और नीचे जो हम श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं अपनी वेस्टर्न घाट्स, हमारे पास 3 हॉटस्पॉट्स हैं 34 में से। सोचो तो जितने भी धरती पर लैंड है, टोटल लैंड का लेस देन 2% ये कवर करते हैं सारे हॉटस्पॉट्स, लेस देन 2%। एनसीईआरटी का डेटा है कि जितने भी हॉटस्पॉट्स धरती पर हैं, कितने हॉटस्पॉट्स हैं धरती पर? 34 हॉटस्पॉट्स हैं। अगर हम उन सबको मिला दें तो वो कितना लैंड एरिया कवर कर रहे हैं अर्थ का? 2% से भी कम। लेकिन अगर जितने भी हॉटस्पॉट्स धरती पर हैं अगर हम उन सबको बचा लें तो हम अर्थ पर हो रहे एक्सटेंशन को 30% से रोक सकते हैं। तो सोच के समझो कि इसमें स्पीशी डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा होगी। एनसीईआरटी का डेटा है, इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर सिर्फ हॉटस्पॉट्स बचा लें तो भी हम एक्सटिंक्शन के रेट को 30% से घटा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है?
आ जाइए देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ हॉटस्पॉट्स के बारे में बताना चाहूंगी जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आता है कि हॉटस्पॉट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। हॉटस्पॉट्स में सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है? एंडेमिज्म का मतलब है कि वो पूरी धरती पे केवल वहीं देखने को मिलेगा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और अगर वो वहां से गायब हुआ तो पूरी धरती से गायब हो जाएगा। जैसे हमारा जो इंडो बर्मा रीजन है वहां पे कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं और कहीं नहीं, और अगर वो वहां से गायब हुई तो पूरी धरती से गायब हो जाएंगी। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं बेटा? एंडेमिज्म क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएं पूरी धरती पे और कहीं ना पाए जाएं। तो जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं, यानी कि केवल वो वहीं देखने को मिलती हैं और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से जो हॉटस्पॉट्स होते हैं दे आर ऑन हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। हमेशा वो हाई रिस्क पे रहते हैं क्योंकि वहां पे जो स्पीशीज होती हैं वो केवल वहीं देखने को मिलती हैं और कहीं नहीं, और अगर वो वहां से गायब हुई तो पूरी धरती से गायब हो जाएंगी। इसलिए ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इनको बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक्सटिंक्शन से हमेशा खतरे में होते हैं और यहां पर हाई डाइवर्सिटी होती है। तो ये सब हॉटस्पॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ के निकालनी है, आ जाइए देखते हैं। A stable community should show much variation in productivity from year to year। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहां पे कुछ बताना चाहूंगी। ये डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने 2 प्लॉट्स लिए थे, ठीक। एक में स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा थी, एक में कम थी, और उन्होंने समझाना चाहा कि कौन सी कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल है। तो उन्होंने एक स्टेबल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि कौन सी कम्युनिटी स्टेबल कहलाती है, कौन सा इकोसिस्टम स्टेबल होता है। सबसे पहली बात, जिसमें स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा हो। जिस भी कम्युनिटी में, जिस भी इकोसिस्टम में स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वो स्टेबल होगा। दूसरी चीज, उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी में साल दर साल बहुत ज्यादा अंतर ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऐसा ना हो कि इस साल पर एकड़ 100 टन की जो है उससे प्रोड्यूस मिला, ईल्ड मिला, और अगले साल 10 टन का मिला, तो 100 से सीधा 10 टन। सपोज इस साल 10 टन मिला, अगले साल 100 टन मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्टेबल कम्युनिटी होती है, जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में अचानक से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। यानी कि जो वेरिएशन होता है प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब उस कम्युनिटी स्टेबल नहीं है। तीसरी चीज, एक स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जो रेजिलिएंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स सुनना स्टेबल कम्युनिटी की, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स सुनना स्टेबल कम्युनिटी की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्टेबल कम्युनिटी रेजिलिएंट होती है। दूसरा, रेजिस्टेंट होती है टू डिस्टरबेंसेस। प्रोडक्टिविटी उसकी हाई होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, और मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एक स्टेबल कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। एक स्टेबल कम्युनिटी वो होगी जिसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। एक स्टेबल कम्युनिटी वो होगी जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी में साल दर साल बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। रेजिस्टेंट टू डिस्टरबेंसेस, ऐसी कम्युनिटी जो अपने आप को मैन मेड डिस्टरबेंसेस और नेचुरल डिस्टरबेंसेस से बचाने की क्षमता रखती हो, वो स्टेबल होती है। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि जब कभी कोई तबाही आ गई, सपोज या तो मैन मेड डिस्टरबेंस की वजह से या नेचुरल कैलामिटी की वजह से, सपोज किसी इकोसिस्टम में तबाही हो गई, तो जो इकोसिस्टम स्टेबल होगा वो वापस से अपने आप को ठीक कर लेता है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? किसी तबाही के बाद वापस से खुद को ठीक कर लेना, रिवाइव कर लेना, दैट इज रेजिलियंस।
तो रेजिलियंट हो, रेजिस्टेंट हो, प्रोडक्टिविटी में ज्यादा बदलाव ना आए, प्रोडक्टिविटी हाई हो और स्पीशी डाइवर्सिटी हाई हो, तब हम उस इकोसिस्टम को या कम्युनिटी को स्टेबल कहते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक स्टेबल कम्युनिटी शुड हैव मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। यही बात गलत लग रही है। एक स्टेबल कम्युनिटी शुड हैव लेस वेरिएशन। एक स्टेबल कम्युनिटी में ज्यादा बदलाव नहीं होने चाहिए। According to Tillman, long-term ecosystem experiments increased diversity contributed to higher productivity। वो कह रहा है कि ऐसे सारे इकोसिस्टम जिनमें डाइवर्सिटी ज्यादा थी उनमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा थी। बिल्कुल सही बात है। स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट टू डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल सही है। Rich biodiversity is essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet। ये कह रहा है कि रिच बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए भी अच्छी है और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी अच्छी है। सो वेस ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये वाली जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट, अब हमें ये पाई चार्ट स्टडी करना है। आपको पता है एनसीईआरटी में कई सारे पाई चार्ट दे रखे हैं, तो हमें ये स्टडी करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, फटाफट से बता दीजिए, एक बार रीड करिए इसको। तो बेटा एकदम एनसीईआरटी का चार्ट है, आ जाइए देखते हैं। इसमें प्लांट्स की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो डी जो है वो एंजियोस्पर्म्स है, ए जो है वो फंजाई है, एफ जो है अपना ये आपका आ जाएगा, ये बताते हैं मॉसेस हैं, ये ऊपर वाले ये मॉसेस हैं, ये फर्न्स हैं, ये एल्गी है और ये लाइकन है। हाँ जी, चलिए देखते हैं, आ जाइए। तो ए हमारा क्या होना चाहिए, ए फंजाई है, बी हमारे मॉसेस हैं, सी हमारा फर्न्स एंड एलाइज हैं, डी हमारा एंजियोस्पर्म्स हैं, ई हमारे लाइकन्स हैं और एफ हमारी एल्गी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बैठता है करेक्ट 3। चलिए पाई चार्ट है ये बेटा, ये 3 पाई चार्ट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तीनों एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, Which one of the following is not observed in biodiversity hotspots? अभी मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, है ना, कि यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस भी होती है अच्छी खासी, यहाँ एंडेमिज्म भी देखने को मिलता है, यहाँ एक्सिलरेटेड स्पीशीज लॉस भी होता है। आप जानते हो कि अगर यहाँ पे आपने बचाया नहीं तो यहाँ पे स्पीशीज बहुत तेजी से जाएंगी और गायब हो जाएंगी धरती से। लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ये गलत है। ये किसने कहा? अभी हमने बोला कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में बहुत ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, तो कंपटीशन तो ज्यादा होगा, कम क्यों होगा? कंपटीशन तो हर जगह देखने को मिलता है, तो ये बात गलत हो गई। चलिए नेक्स्ट रीजन असर्शन सॉल्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ये बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। Conventional taxonomic methods are not suitable for identification and characterization of microbes, ये बात भी सही है। आपने नोटिस किया होगा कि एनसीईआरटी में जो पाई चार्ट दे रखा है वहां सबकी बात हुई है, वहां प्लांट्स की बात हुई है, वर्टिब्रेट्स की बात हुई है, इनवर्टिब्रेट्स की बात हुई है, लेकिन माइक्रोब्स की बात नहीं हुई, बैक्टीरिया की बात नहीं हुई, जो धरती पे सबसे ज्यादा है उनकी डाइवर्सिटी का क्या? तो एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है बेटा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी का अनुमान लगाना, बताना ये आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स होते हैं, आप अच्छे से जानते हो टेक्सोनॉमी क्या होती है। टेक्सोनॉमी के तहत हम नई नई स्पीशीज को पहचानते हैं, उन्हें नाम देते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो जो टेक्सोनॉमिक मेथड है वो यहाँ अप्लाई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इनकी कि किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करेंगे और इनको क्लासिफाई करेंगे। और दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस पर लेकर भी, अगर हम जो हमारे रूटीन वाले टेक्सोनॉमिक मेथड हैं अगर उनको भी छोड़ो, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर जाकर छानबीन करें और इनकी डाइवर्सिटी को बताना चाहें तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इतने ज्यादा हैं। एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और एक ये इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है प्रोकैरियोट्स की उसको हम पता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं
उन्हें हम आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रोब्स के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है और इसका रीजन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड शो मच वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। ये बात तो गलत हो गई, अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेबल कम्युनिटी जो है वो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में ज्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी रेजिलियंट, गलत। ये तो बल्कि रेजिलियंट होनी चाहिए, माने अगर कोई गड़बड़ हुई तो वापस से अपने आप को ठीक कर ले, तो गलत। तो दोनों ही चीजें गलत हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4। ओके चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए बेटा, तो एक आध और क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम। बायोडाइवर्सिटी कहां से कहां बढ़ती है? देखो बेटा, आप ये सब जानते हो कि जैसे जैसे हम पोल्स से किधर की तरफ जाते हैं, बीचों बीच तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, राइट? बीचों बीच हमारा आ जाता है इक्वेटर। तो इक्वेटर से जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि ऑल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, तो लैटिट्यूड भी बढ़ता जाता है। ये देखो, ये इक्वेटर हो गया और ये हमारे पोल्स हो गए। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ऑल्टीट्यूड भी बढ़ता है। ऑल्टीट्यूड माने हाइट। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ता है? हाइट बढ़ती है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, और जो लैटिट्यूडनल रेंज है वो भी बढ़ती है, यानी कि लैटिट्यूड भी बढ़ता है। तो ध्यान रखना, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ऑल्टीट्यूड हाइट भी बढ़ेगी और लैटिट्यूडनल रेंज भी बढ़ेगी, लेकिन डाइवर्सिटी घटेगी, डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। तो जो इलाके इक्वेटर के नजदीक होते हैं वो ट्रॉपिकल इलाके कहलाते हैं, जो इक्वेटर के नजदीक होते हैं। जो थोड़ा और दूर होते हैं वो टेम्परेट, और जो थोड़ा और दूर होते हैं वो पोल्स। तो ये जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं बेटा, इन ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे कारण बताए। ये इक्वेटर के नजदीक हैं, इन्हें सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, यहाँ डिस्टर्बेंसेस बहुत कम होती हैं, यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस कम होती हैं, ये ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें बेटा, तो ट्रॉपिक्स की जो लैटिट्यूडनल रेंज होती है वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे लैटिट्यूड की रेंज भी बढ़ती जाएगी। आप थोड़ा और ऊपर जाओगे तो 41 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो 71 डिग्री हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी में न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल दे रखा है। न्यूयॉर्क में जो लैटिट्यूडनल रेंज है वो 41 डिग्री है। फिर ऐसे ही जो आपका 71 ग्रीनलैंड का एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रीनलैंड का लैटिट्यूडनल रेंज 71 डिग्री दे रखा है, राइट? तो आप देखो, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं लैटिट्यूड क्या हो रहा है? लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है और हाइट भी बढ़ रही है, लेकिन डाइवर्सिटी घटती है। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। तो आ जाओ, यहां पे हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है। इक्वेटर टू पोल्स बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है? नहीं। पोल्स टू इक्वेटर अभी देखेंगे। लो ऑल्टीट्यूड टू हाई ऑल्टीट्यूड, लो हाइट से हाई हाइट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी घटती है। लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अगर कम है और हम हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी बायोडाइवर्सिटी घटती है। तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती कब है? जब हम पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इनमें से एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो ऑब्वियसली सीड बैंक, नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ इन सीटू कंजर्वेशन है, सेक्रेड ग्रूव इन सीटू। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है जब हम किसी
ऑर्गेनिज्म के घर में जाके, जो उसका नेचुरल घर है वहीं जाकर उसे कंजर्व करते हैं, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे नेशनल पार्क, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे सेक्रेड ग्रूव्स, ये सारे इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू में हमारा आ जाएगा वाइल्ड लाइफ पार्क्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका सफारी पार्क, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हमारे जो चिड़ियाघर होते हैं, जू होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, सीड बैंक होते हैं, ये सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन के तरीके हैं। ओके, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज ने काफी हेल्प किया होगा। ये दोनों चैप्टर्स को एक बार एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड कर लेना और आपका नीट का तैयारी हो जाएगी। तो बेटा, आज का लेक्चर खत्म करने से पहले ये हमारा उत्थान सीरीज का लास्ट लेक्चर था। अब हम आपको कहीं और किसी और सीरीज में देखेंगे, लेकिन ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है। जाने से पहले बेटा मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि जो हो गया सो हो गया, उसे लेकर अब ना तो दुख मनाना, ना ज्यादा खुश होना। आपने जो पूरे साल किया, अब उसे लेकर अब सोचने का या चिंता करने का समय नहीं है। अब तो जो है, जितना समय तुम्हारे पास बचा है उसमें अपना बेस्ट दो और अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करके आओ, पूरी जील के साथ, पूरी खुशी के साथ। भूल जाओ जो हुआ। जिनके जो अच्छा करते आ रहे हैं पूरे साल से, दे मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जो थोड़े भटके, जो जिन्हें थोड़ा डाउट है, तो मैं ये कहना चाहूंगी बेटा कि अब भूल जाओ। अब जितना समय बचा है उसमें अच्छे से अपना बेस्ट दो। एग्जामिनेशन सेंटर पर बिल्कुल टाइम से जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम एंड टाइम पे पहुंच रहे हो। अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें साथ लेकर जाना, एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, फालतू की कोई चीज़ अपने साथ लेकर मत जाना, जैसे फ़ोन या कोई भी प्रेशियस चीज़। फिर खाना खा के जाना, खाली पेट जाओगे तो भूखे पता चल रहा है चक्कर आ रहे हैं 3 घंटे के एग्जाम में, राइट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाना, खुश होकर जाना, ये सोच के जाना कि हम इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 25 लाख बच्चा बैठा होगा और हम इस एग्जाम को दे रहे हैं। ये बात अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, राइट। तो हम इस एग्जाम को दे पा रहे हैं, हम इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं और इतने बड़े एग्जाम में हम बैठ रहे हैं, इसका पार्ट हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आगे इसका रिजल्ट क्या होगा वो आगे देखी जाएगी, लेकिन खुश होकर एंजॉय करके पेपर को देना, ठीक है। हमारी विशेष, हमारी प्रेयर्स आपके साथ है। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से एग्जाम देकर आना। चलिए मिलते हैं फिर कभी कहीं और किसी बैच में और किसी और सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज अर्चना राठी।